उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है और इस वीडियो से मुतालिक उनका क्लेम है कि ये 9 मई की CCTV फुटेज है। तो क्या वाकई इस फुटेज में ऐसा कुछ मिल गया है जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि वाकई सारे जो वाकया पेश आया था 9 मई का, उसकी कलई खुल चुकी है और बड़ा वाजे हो गया सब कुछ कि कौन इसका मास्टरमाइंड था और किस तरह से ये वाकया वकूअ पजीर हुआ। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। फिर जनाब एक और अमरीकी ख़त जो है वो आ चुका है और ये ख़त अभी पाकिस्तान नहीं पहुंचा है, बल्कि 46 सेनेटर्स अमरीकी जो है उन्होंने अपने सदर को ये ख़त लिखा है और उनका ये कहना है कि जी जो PTI और इमरान खान साहब के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। फिर आज एक और जो अहम बात है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की मीडिया टॉक है, जो इनफैक्ट मीडिया टॉक नहीं थी, एक लॉयर ने उनकी बेसिकली गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया और वो फिर बाकी मीडिया को दे दी गई। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कही है और ये वैसे अपने आप में मीडिया टॉक होना या मीडिया पर उनकी ये इस तरह आराम से खड़े होकर गुफ्तगू चलना, ये अपने आप में भी एक सरप्राइज है वैसे। तो इस पे भी बात करते हैं और फिर सहाफ़त क्यों पाकिस्तान में इतनी मुश्किल हो चली है, इसके ऊपर एक और हमें इसका आप कह लीजिए कि अफसोसनाक मजहर देखने को मिलता है कि 2 और जो डिजिटल मीडिया से वाबस्ता अफराद हैं उनको FIA की तरफ से नोटिस जारी किए गए हैं और उनके ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बंद करने के हवाले से भी कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। तो ये सब कुछ इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जनाब सबसे पहले यहीं से बात का आगाज करते हैं। आपको मालूम है कि आज एक खबर बड़ी जोरदार किस्म की आई थी अदालत से, जहां पर इमरान खान साहब को 4 मुकदमात में जमानत फराहम की गई थी। उसका तहरीरी फैसला जारी किया गया था। ये 9 मई के मुकदमात थे और बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका जो फैसला था वो सामने आया है। अच्छा, अब इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि अगर वो फैसला आप पढ़ें और उससे पहले जो हाई कोर्ट का फैसला था वो भी आप पढ़े तो उसने बहुत कमज़ोर कर दिया था हुकूमत का मौक़िफ़ जो 9 मई के वाक़यात से मुतालिक है। और फिर हम अदरवाइज़ भी अगर इमरान खान साहब की इसमें इन्वॉल्वमेंट के हवाले के अलावा भी देखें मामला, तो उसमें हमें ये नज़र आता है कि जो मुख्तलिफ PTI के कारकुन हैं उनको भी उस तरह से सजाएं नहीं हो सकी और जो उनके लीडर्स हैं वो जो 1.5 साल से अंदर जेलों में पड़े हैं उनके खिलाफ भी कुछ ऐसा साबित नहीं हो सका अदालतों से कि उन्हें भी सजा हुई होती। अलबत्ता सिर्फ इतनी कामयाबी ज़रूर है हुकूमत की कि उन्हें बड़ी कामयाबी के साथ जेल में बंद रखा गया है। 1.5 साल से उनको ज़मानतें भी नहीं मिली हैं। हालांकि उनके केसेस बहुत स्लोली आगे बढ़े हैं, कहीं चालान मुकम्मल नहीं थे, कहीं रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया जाता था मुकदमे का और कहीं पर बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के शवाहिद दिए जाते थे। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये जो रहनुमा हैं इनको बड़ी कामयाबी के साथ जेल में रखा है हुकूमत ने और उनकी जमानत नहीं होने दी। लेकिन इस सारे सूरत हाल ने जो एक बात वाज़ेह की वो ये थी कि 9 मई के मुकदमात पर हुकूमत ने एक नैरेटिव तो ज़रूर बनाया और ये नैरेटिव रियासती सतह पर हमें नजर आता है कि जी PTI जो है वो एक दहशतगर्द जमात है। PTI ने बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो दिफाई तनसीबात हैं उन पर हमला किया, शहदा के मुजस्समों की तौहीन की और तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और उसके साथ साथ उन्होंने जो मुख्तलिफ रियासती पुलिस एहलकार और फोर्सेस थे उनके ऊपर भी हमले किए और ये सारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ इमरान खान के ईमा पर की गई और ये सारे का मकसद जो था बुनियादी तौर पर वो फ़ौज में बगावत करना था। तो ये एक पूरा नैरेटिव था जो PMLN ने ख़ास तौर पर और ओवरऑल भी हम देखते रहे कि 9 मई के बाद PTI के खिलाफ बनाया गया और इसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ TV चैनल्स पर बाकायदा डॉक्यूमेंट्रीज चलती रही और जिस तरीके से वो सारा एक नैरेटिव जो है वो हमें नजर आया। बाद में कई दफ़ा DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात के ऊपर उन्होंने बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया, इसकी मज़म्मत भी की और कार्रवाई का मुतालबा भी किया और उन्होंने कहा कि अफसोसनाक बात है कि अदालतों से इन अफराद को सजाएं नहीं मिल रही हैं जो इसमें मुलविस हैं। तो उसके ही साथ साथ जो मिलिट्री ट्रायल का मामला है वो भी इससे जुड़ गया क्योंकि बहुत से जो मुल्ज़िमान थे उनको मिलिट्री की तहवील में दे दिया गया था। 9 मई के ये तमाम जो 86 के करीब मुल्ज़िमान हैं अभी भी उनकी कैद में हैं।
किस्सा मुख्तसर ये कि ये जो सारा नैरेटिव था, ये नैरेटिव की हद तक तो नजर आता है, लेकिन अदालतों में उस तरह से कोई चीज प्रूव नहीं हो पाई और अदालतों ने किसी को सजा नहीं दी। और आज जो इमरान खान साहब के इन्वॉल्वमेंट के हवाले से फैसले थे, उसको भी अगर देखा जाए तो वो भी इस पूरे जो आपको कह लीजिए कि जो पूरा एक नैरेटिव था हुकूमत का और उसकी जो बेस लाइन थी कि इमरान खान के इमा पर ये सब कुछ हुआ, मास्टरमाइंड इसका इमरान खान था, उसको बड़ी ठीक ठाक किस्म की जिसको कहता ना कि झटका पहुंचा है या नुकसान पहुंचा है। तो ये जो नैरेटिव था, इसको शायद काउंटर करने के लिए या जो भी आप इसको कह लें, पहले से शायद काम हो रहा हो। बहरहाल आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ तशरीफ लाए और उन्होंने आकर ये क्लेम किया कि वो आज CCTV फुटेज जो है 9 मई के वाकयात की वो चलाने जा रहे हैं। सॉरी। अब अंदाजा ये था कि शायद जिस तरह आमतौर पर हम देखते हैं कि CCTV फुटेजेस आती हैं तो एक रॉ सी CCTV फुटेज होती है, खामोश सी और अनएडिटेड सी, तो शायद उस तरह की चीज जो है वो सामने आने वाली है। और हाइप भी इस तरह की थी कि चूंकि इमरान खान साहब भी कई दफा ये मुतालबा कर चुके हैं कि जी CCTV फुटेज आप सामने लेकर आए, वो क्यों छुपाई गई है अभी तक, तो इसलिए बहुत ज्यादा सब इसके ऊपर क्यूरियस थे कि आखिर इसमें से क्या निकलेगा। लेकिन अता तारड़ साहब ने जो उसके बाद कुछ फुटेजेस चलाई तो ये बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ फुटेजेस का एक मजमुआ थी, जिसमें ये भी कुछ CCTV फुटेज भी शामिल की गई थी और इसके साथ साथ जो इसके अलावा पहले हम कई दफ़ा फुटेजेस देख चुके हैं जो मोबाइल कैमरे से बनी हुई हैं वो भी उसमें शामिल थी। कुछ जो बयानात हैं PTI के रहनुमाओं के उनको भी उसमें शामिल किया गया था। तो ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज सा बनाया गया था जिसमें मुख्तलिफ फुटेजेस को जो मुख्तलिफ सोर्सेज की थी उनको इकट्ठा करके एक पूरा पैकेज जो था वो तैयार किया गया था। मोन्टाज कह लें आप उसको या कोई रिपोर्ट कह लें, जिस तरह भी कोई डॉक्यूमेंट्री छोटी सी, तो वो तैयार की गई थी। तो ये कोई ऐसी रॉ CCTV फुटेज नहीं थी कि जैसे हम ये देखें कि जी पहले सब सुकून से खड़े हुए हैं और अचानक से फिर ये आए हैं और उन्होंने आके काम कैसे स्टार्ट किया वगैरह वगैरह। तो बीच बीच में से कुछ जो क्लिप्स हैं वो ज़रूर CCTV के हो सकते हैं, लेकिन जो एक बिल्कुल पूरी कार्रवाई होते हुए नजर आए कई घंटों की ऐसी फुटेज वो बहरहाल ये नहीं थी। अब इसमें इस फुटेज के बाद जाहिर है कि ये तो नजर आता है इस फुटेज में कि मुजाहिरीन आ रहे हैं, ये भी नजर आता है कि उनमें से जाहिर है बहुत सारे PTI के कारकुन हैं और उस फुटेज में, लेकिन ये कहीं नजर नहीं आता कि आखिर वो कौन सा टाइम था कि जहां पर जो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार होते हैं वो किस वक्त हटे और क्यों हटे। जब ये फुटेजेस के जो हिस्से चलाए गए उसमें तो ये देखा जा सकता है कि कोई खड़ा ही नहीं है और मुजाहिरीन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है वो कब और क्यों पीछे हट गई, वो वहां पर मौजूद क्यों नहीं थे मामूल पर जो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं, ये फुटेज में हमें कहीं नजर नहीं आता। और ये बाहर की फुटेजेस हमें नजर आ रही हैं कि गेट के पास लोग आ रहे हैं। उस तरह PTI का ये क्लेम है कि बहुत सारे जो अंदर लोग पहले से मौजूद थे उन्होंने बहुत सारी कार्रवाइयां कर ली हुई थी और उनके आने से पहले ही, तो ये भी एक क्लेम किया जाता है। फिर वो ये भी क्लेम करते हैं कि बहुत से लोग ड्यूरिंग एहतजाज ही बाद में आके शामिल हुए और उन्होंने आकर जानबूझकर ये जलाओ घेराव और तशद्दुद शुरू कर दिया, जबकि जो PTI के वहां पर लीडर्स मौजूद थे जैसे यास्मीन राशिद साहिबा जिन्ना उसकी बार मौजूद थी, तो वो कह रही हैं फुटेज में कि आप अंदर मत जाएं और कोई अंदर जाके दाखिल ना हो बल्कि यहीं रहें, पुरअमन रहें। तो ये चीजें अब इसमें अता तारड़ साहब कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी देखिए यास्मीन राशिद को देखा जा सकता है वो लीड कर रही हैं, वो लीड जरूर कर रही थी, वो जिन्ना हाउस के बाहर भी मौजूद थी, लेकिन क्या वो मुजाहिरीन को ये कह रही थी कि आप जाके सब कुछ तोड़ फोड़ दें। इसी तरह से दीगर कुछ रहनुमाओं की बात सुनाई उन्होंने कि वो कह रहे हैं कि जी उस्मान डार या वो कह रहे हैं कि जी आप GHQ जाएंगे या जिन्ना हाउस जाएंगे। तो ये भी वो लोग कहते हैं कि जी ये चीज़ें डिस्कस हुई थी कि जी इन जगहों पर सामने जाके एहतजाज करना, लेकिन उसमें मतलब कोई हमला करना शामिल तो नहीं था। अब ये जो सारी जो फुटेजेस आज इन्होंने चलाई हैं तो ये मतलब इसमें कुछ चीजें आप कह सकते हैं कि नए कुछ क्लिप्स जो हैं वो शामिल हुए, लेकिन ज्यादातर वही चीजें थी जो हम पहले भी बहुत दफा देख चुके हैं। तो अब सवाल फिर वही आता है कि अगर हम ये मान भी लेते हैं कि ये बहुत कारआमद फुटेजेस हैं और इनसे वाकईतन ये साबित हो रहा है कि PTI ने ही ये सब कुछ किया और एक प्लानिंग के तहत बाकायदा हमला किया, ये कोई स्पॉन्टेनियस एहतजाज नहीं था किसी वाक़े के खिलाफ, बल्कि ये प्लानिंग के तहत उन्होंने कोई अटैक किया है। तो अगर ये मान भी लिया जाए तो सवाल फिर वही कि क्या इसका प्लेटफॉर्म एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आप अदालत के फैसले के बाद आएं और आकर मीडिया पर
ये एक नैरेटिव बनाएं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या आपका काम ये है कि राइट फोरम जो है वो है अदालत। वहां जाकर आपके पास जो भी शवाहिद है, सबूत हैं, वो आप बिल्कुल वहां पर प्रेजेंट करें और सजा दिलवाएं। सब कौम ये कहेगी, इसमें आपकी हिमायत करेगी कि जी बिल्कुल अगर शवाहिद मौजूद है तो कैफरी किरदार तक पहुंचाए जितने भी मुल्जिमान हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जब आप अदालतों में जाते हैं तो हमें नजर ये आता है कि आप चालान नहीं दे रहे हैं, मुकदमात आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, ट्वीट्स पर ट्वीट्स, और जो पूरा आज तो पीटीवी पर गैर शरई वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए इतनी बहुत भड़कीली किस्म की ट्वीट्स भी की गई बाकायदा। तो ये सब कुछ हमने देखा। कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत सीरियस इंसिडेंट था और इसको एक प्रॉपर तरीके से, सीरियस तरीके से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था। लेकिन पीएमएलएन ने जिस तरह इसके ऊपर नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश की, उस चक्कर में जो इसकी लीगैलिटी थी और जो इसका कानूनी पहलू था उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है। और अल्टीमेटली अब सूरत हाल ये है कि आपकी जो अदालत है उसमें कुछ भी प्रूफ नहीं हो रहा, और लोग वैसे ही 8 फरवरी का जो एक हमने इलेक्शन का रिजल्ट देखा और जनरली भी तो उस पर अब ज्यादातर लोग इस 9 मई के हवाले से उस तरह आपका बयानिया मानने के लिए तैयार नजर नहीं आते। तो ये एक सारी जो चीज है, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अदालत का जो फैसला आया है उसको चैलेंज करने के लिए एक तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके ऊपर एक नैरेटिव बनाया गया। जो दूसरा इसका मकसद हो सकता है वो ये कि जो 24 नवंबर का एहतजाज है, जो फाइनल कॉल दी हुई है पीटीआई ने, उसको भी किसी तरह मुतासिर करना मकसूद है। और एक तरह से फिर ये एजेंडा दिखाया जा रहा है कि देखिए पहले भी इन्होंने ये किया और अभी 24 को भी शायद इसी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां करने जा रहे हैं, तो उस वजह से भी इसको बिल्कुल चंद दिन पहले जो है ये रिलीज किया गया। वरना अगर आपके पास कोई फुटेजेस मौजूद थी, कुछ हैं, तो 1.5 साल आप इंतजार क्यों करते रहे? जब बार बार वो कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज दें तो आप पहले भी इनको रिलीज कर सकते थे। तो आखिर इतना इंतजार करने की क्या वजह थी? इतनी लेट इसको आपने क्यों प्रोड्यूस किया? ये बात भी समझ से बाहर है। और फिर ये कि अगेन जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी थी और वहां से जो एक हाई कोर्ट से सिलसिला शुरू हुआ, वहां की भी फुटेजेस कहीं पे भी हमें नजर नहीं आती सीसीटीवी की, तो वो भी अपनी जगह सवाल बरकरार है। लेकिन बहरहाल अब जो फाइनल कॉल है उसमें दरारें डालने के लिए या उस एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत कई महाजों पर काम कर रही है, जिसमें एक तो हमें नजर आता है कि गिरफ्तारियां, रेड्स और ये सब है। दूसरा मीडिया का महाज है, जहां पर कंटिन्यूसली अब आप देखेंगे कि ये चीजें चलती जाएंगी कि जी इनका मकसद लाशें गिराना है, इनका मकसद है कि ये बिल्कुल इंतशार करें और जनाब ये पूरा मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में ये वाला जो पुराना एपिसोड है इसको भी रीन्यू करके हमें नजर आता है कि चलाया गया है। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जी आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उन्होंने बड़े अरसे बाद एक पैगाम जो है वीडियो मैसेज के थ्रू दिया है। मीडिया टॉक ये नहीं थी, एक वकील से उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने उनकी वो गुफ्तगू रिकॉर्ड की और फिर वो मीडिया के मुख्तलिफ नुमाइंदों को मिली और वो फिर सायरे के आम हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस गुफ्तगू में बड़ा एक अहम मैसेज दिया है और उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मौजूदा क़यादत है, जो बाहर इस वक्त मामलात को देख रही है, उनको ये कहा है कि जी कोट लखपत जेल में इस वक्त शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद हैं, यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं, सेनेटर एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं, महमूदुर रशीद साहब मौजूद हैं, उमर सरफराज चीमा साहब भी जेल में हैं। तो आज बड़े प्यार से और जो एक अंदाज है बड़ा मुदब्बिराना सा शाह महमूद कुरैशी साहब का, उसी अंदाज में उन्होंने ये कहा है। ये मैं समझती हूँ कि एक गिला नुमा शिकवा सा है उनका इस वैसे लीडरशिप से, जिसमें वो कहते हैं कि कभी आपको अगर वक्त मिले तो आप जो ये जेल में असीर लीडर्स हैं इनके पास भी आएं और इनसे भी कुछ मुशावरत कर लें। हो सकता है हम भी आपको कोई 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से या सियासी हिकमत अमली के हवाले से कोई इनपुट दे सकें। आखिर हमने भी 40 साल सियासत की है, कोई तजुर्बा है हमारा। तो बड़े प्यार प्यार से उन्होंने उनको ये रियलाइज कराने की कोशिश की है कि जो जेलों में क़यादत मौजूद है उसको भूल ना जाएं, उनसे भी आके मिलें और वो आपको बहुत बेहतर हिकमत अमली दे सकती है। और ये बात बड़ी गहरी है, इस चीज को समझिए कि जो अभी पीटीआई की क़यादत है बिल्कुल वो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, बड़ी एफर्ट भी कर रहे होंगे, उनके अपने चैलेंजेस हैं, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये तमाम लोग जो है ये प्रॉपर सियासतदान उस तरह से नहीं है। इनमें से बहुत सारे जो हैं वो सिर्फ
इस वक्त एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमें नजर आया कि सियासत में आए हैं, चाहे वो बैरिस्टर गौहर साहब हों, सलमान अकरम राजा साहब हों, बहुत सारे दीगर लोग हों, लेकिन उमर अयूब साहब हों या असद कैसर साहब हो, ये तो चलिए एक उनके पुराने साथी हैं इमरान खान साहब के, जो इस वक्त लीड करते नजर आते हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो बाद में शामिल होने वाले हैं। तो बिल्कुल ये बड़ा जरूरी है कि जो आपके जेलों में लोग हैं, तो आप उनको इम्पोर्टेंस भी दें ताकि उन्हें ये एहसास रहे कि जी हमारी कुर्बानी का भी कोई ख्याल कर रहा है। और दूसरी बात ये कि ये वाकई इंपॉर्टेंट बात है कि वो सियाने लोग हैं, उन्होंने एक कहते हैं ना इस दश्त में बड़ी खाक छानी है, तो उनके पास भी बड़ा तजुर्बा है, तो आप उनसे भी कोई रहनुमाई ले सकते हैं। तो ये उन्होंने बड़ी काम की बात की है शाह महमूद कुरैशी ने, और बाकी उन्होंने ज़ाहिर है सबको ये पैगाम दिया है कि वो निकलें, और साथ में उन्होंने ये भी बात की है कि जो बाकी एक अपोजिशन का पूरा अलायंस अगर बन जाए तो ये बेहतरीन होगा, और कम अज कम मिनिमम एजेंडे पर जो है बाकी जमातों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं ये बात बहुत दफ़ा पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब रिलीज होते, आज़ाद होते, तो इसका बहुत फायदा होता, ना सिर्फ पीटीआई को बल्कि शायद हुकूमत को भी, शायद एस्टैब्लिशमेंट को भी, शायद इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो अफ़ाम व तफ़हीम पर, मफाहमत पर यकीन रखने वाले एक बड़े जहांदीदा सियासतदान हैं, और उनके थ्रू आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते थे, बातचीत के लिए रास्ते निकाल सकते थे जो शायद अदरवाइज आपके लिए मुमकिन नहीं रहे। तो तमाम आपने जो अहम लोग थे उनको एक साथ या तो पार्टी छुड़वा कर या उनको जेलों में डालकर बिल्कुल बातचीत के जो तमाम रास्ते बंद कर दिए, उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है कि अब जो दोनों अतराफ हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर हैं या बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशंस पर हमें नजर आ रही हैं। तो ये एक काफी सूरत हाल को गंभीर कर दिया गया बिला वजह। बहुत अच्छा टाइम था साइफर केस में जब शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया था, उनको बिल्कुल आजाद कर दिया जाना चाहिए था, वो रिहा होते, पार्टी की कमान भी संभालते और चीजें और बेहतर लेकर बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा जी एक अहम खबर यह है कि 46 सेनेटर्स जो हैं अमेरिकी कांग्रेस के, उन्होंने जो बाइडन साहब को फिर से खत लिख दिया है जिसमें एक दफा फिर उन्होंने आवाज उठाई है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, पीटीआई के कारकुनान के लिए, ओवरऑल जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं उनके हवाले से। तो ये दबाव जाते जाते जो बाइडन साहब के ऊपर फिर आ रहा है, और अल्टीमेटली ये सारी चीजें जो है ज़ाहिर एक मैसेज हैं आने वाले सदर के लिए जो कि मुंतखब हो चुके हैं, अभी हलफ नहीं उठाया, तो ये सारी चीजें ज़ाहिर है उनके लिए भी मैटर कर रही होंगी। तो ये एक और आप कह सकते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी तरफ से मजीद एक कामयाबी है कि वो इस दबाव को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका फौरी असर शायद अभी आपको नजर नहीं आएगा। आखिर में जी बात करेंगे हम रफ्तार और siyaset.pk के हवाले से। रफ्तार और siyaset.pk ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, और रफ्तार के बारे में तो शायद आप लोग इतना ज़्यादा ना अगर जानते हो, तो ये जो फरहान मलिक साहब हैं ये पहले समा में हुआ करते थे और ये बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, समा में डायरेक्टर न्यूज़ रहे, बहुत अच्छी इनकी ग्रिप है तमाम मामलात पर, और मेरी उनसे मुलाकात हो चुकी है, अगरचे मैं उनके साथ काम नहीं कर सकी, लेकिन मैंने उनकी तारीफ बहुत सुनी है बहुत से कॉलीग से कि वो कितने मेहनती और कितने ज़बरदस्त किस्म के सहाफ़ी रहे हैं। लेकिन समा टीवी को जब अलीम खान साहब ने ख़रीद लिया, ओन कर लिया, तो उसके बाद फरहान मलिक साहब ने इसी उसूली मौक़िफ़ पर इस्तीफ़ा दिया कि उन्हें लगता था कि अब वो शायद आज़ादी से यहाँ पर काम नहीं कर सकते, और उसके बाद फिर उन्होंने कोई और टीवी चैनल भी ज्वाइन करने की बजाय इस बात को प्रेफर किया कि वो कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो स्टार्ट करें, और फिर उन्होंने ये रफ्तार के नाम से जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम जो है वो खबरों के हवाले से, न्यूज़ के हवाले से जारी है। इनका अपना भी यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑन एयर होता है जिसमें वो खुद भी मुख्तलिफ जो करंट अफेयर के इश्यूज़ है उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी काम करना सहाफ़ियों के लिए मुश्किल बना दिया गया है, सिर्फ चैनल्स पर ही नहीं। और यहाँ अब इन दो सहाफ़ियों को, यानी जो siyaset.pk के मुदीर हैं उनके लिए भी, और जो फरहान मलिक साहब हैं उनको भी नोटिस सर्व किए गए हैं FIA की तरफ से, और उनके ऊपर इल्ज़ामात भी बड़े गंभीर किस्म के लगाए गए हैं, संगीन किस्म के, जो कि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी है उसको बड़ी तकलीफ होती है ये इस तरह के इल्ज़ामात सुनकर कि उन्हें आप कह दें कि जी आप बिल्कुल मुल्क दुश्मनी पर मबनी कंटेंट जो है वो बना रहे हैं। तो फरहान मलिक साहब ने इस हवाले से आज एक ट्वीट भी किया और उन्होंने बताया कि पहले भी इस तरह से उन्हें एक नोटिस मौसूल हुआ, जिसके बाद उन्होंने जाकर FIA में जवाब देने के लिए
पूरी ना सिर्फ ये कि यकीनी बनाया अपनी हाजिरी को, बल्कि उन्होंने बताया कि वहाँ उनके साथ किस किस्म का सलूक हुआ। उन्होंने बताया कि 3 घंटे उनको इंतज़ार कराया गया और उसके बाद फिर इतनी देर बिठाने के बाद बजाय इसके कि आकर उनको उनके ऊपर लगे इल्ज़ामात के बारे में बताया जाता या उनसे कुछ पूछगछ की जाती, उनको सफाई का कोई मौका दिया जाता, बल्कि उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें हरासा करने की कोशिश की गई। और उन्होंने कहा कि बाकायदा ऐसा लग रहा था कि जैसे आप बगैर किसी को सबूत के और बगैर कोई जुर्म साबित हुए आप किसी को मुजरिम ही समझ रहे हो, तो उस तरह आपके साथ ट्रीट किया जाए। तो वो बहुत खुद को इस पे दिल बर्दाश्ता महसूस कर रहे थे। और उन्होंने एक और ट्वीट में अपनी पूरी जो एक हिस्ट्री है उसका बड़ा इमोशनल सा बैकग्राउंड भी बताया कि उनके वालिद जो थे वो किस तरह से हिजरत करके आए थे पाकिस्तान में और यहाँ आकर उन्होंने क्या खिदमात दी, डॉक्टर थे उनके वालिद। तो वो ये सब बताते हुए बड़े दिल गिरफ्ता नज़र आते हैं कि जिस पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपना पुराना जो वतन था, आबाई वतन था, उसको छोड़ा और यहाँ आए और आके उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान को हर मुमकिन बेहतर तरीके से सर्व करने की कोशिश की। और जब जॉब भी उनकी ख़त्म हुई तो उसके बाद उन्हें कई दफ़ा ये कहा गया कि आप यहाँ से मूव कर जाएं, बैरून मुल्क चले जाएं, आपको बहुत से दूसरे इदारों में भी काम मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में रहने को प्रेफर किया और कहा कि ये मेरा मुल्क है, मैं छोड़कर क्यों जाऊं, हम यहीं रहेंगे, यहीं काम करेंगे, इसी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज वो बड़े दिल गिरफ्ता महसूस हो रहे थे कि इस सब के बाद उनको क्या मिला कि उनके ऊपर भी इस तरह के फतवे लग जाएं या उनके ऊपर इस किस्म के इल्जामात लग जाएं कि वो अपने ही मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो वो तकलीफ महसूस कर रहे थे। अब उन्हें एक और नोटिस जो है वो सर्व कर दिया गया और यकीनन उनका कहना है कि वो उस पर मजीद जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये अफसोसनाक सूरत हाल है कि मुल्क में जो सहाफ़ी हैं उनके लिए काम करना किस कदर मुश्किल बना दिया गया है। बहुत इसी तरह ये siyaset.pk एक बड़े अरसे से बंद रही है और उनके भी जो एडिटर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता रहता है। तो ये सिलसिले जारी है। अदरवाइज भी यूट्यूब बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जिनको मोबाइल डाटा से अब एक्सेस करना जो है वो नामुमकिन हो चुका है। मेरा अपना चैनल भी इसकी जद में है, कई और चैनल्स हैं जो कि इसी तरह आप मोबाइल डाटा यानी जो मोबाइल फ़ोन से आप इंटरनेट हासिल करते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए उन वीडियोस तक नहीं पहुंच सकते, हमारी वीडियोस नहीं खुलती, बल्कि आपको VPN इस्तेमाल करके या वाईफाई के थ्रू ही वीडियो जो है वो खुलती है। अदरवाइज वो बिल्कुल ओपन नहीं हो रही होती और ब्राउजिंग का जो साइन है वही आता रहता है। तो ये सूरत हाल है कि जो लोग डिजिटल मीडिया पर काम कर रहे हैं उनके अपने चैलेंजेस और एफर्ट्स हैं जो जिनको फेस कर रहे हैं वो इस वक्त। लेकिन अब आप ये देखिए कि ये नित नए बहानों से मुकदमात बनाए जाते हैं। जैसे ये पिछले दिनों भी मैं देख रही थी कि जो पंजाब कॉलेज वाला वाकया था, जिन्होंने सिर्फ रिपोर्ट भी किया, उन सहाफ़ियों के ऊपर भी मुकदमात बना दिए गए और वो भी बेचारे जमानतें कराते फिर रहे हैं। और इसी तरीके से अब ये जो है ये भी एक बड़ी अफसोसनाक स्टोरी है, जैसे फरहान मलिक साहब ने इसको बताया है। तो बहरहाल जी ये इस वक्त सूरत हाल है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए।